नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने जवाबदेहिता क्या होती है, प्रशासन में जवाबदेहिता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जवाबदेहिता किसके लिए होती है। आज हम पढ़ेंगे जवाबदेही किसके प्रति होती है। कर्मचारी आज भी अनेक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। दूसरा होता है लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही। तीसरा होता है सतर्कता के प्रति जवाबदेही। चौथा होता है ग्राहकों के प्रति जवाबदेही। पांचवा होता है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही। छठा प्रकार है मीडिया के प्रति जवाबदेही। और सातवां प्रकार है ईश्वर तथा स्वयं अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेही। आज हम इसके 3 मुख्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों के सभी कार्यों पर संसद में चर्चा की जा सकती है। चुने हुए प्रतिनिधि संसद में प्रश्न पूछते हैं तथा उनका यह प्रयास होता है कि मंत्रियों की कमियां बताकर उन्हें शर्मिंदा किया जाए। इस प्रकार से किए जाने वाले नियंत्रण को निम्नलिखित उपायों द्वारा भी और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। पहला होता है संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न सही सूचना पर आधारित होने चाहिए। दूसरा प्रकार होता है संसदीय समितियां। मंत्रियों तथा नौकरशाहों दोनों के लिए संसदीय समितियों के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिए। तीसरी बात होती है समितियों द्वारा हित समूह, गैर सरकारी विशेषज्ञों, मीडिया से जुड़े टीकाकारों के विचार भी सुने जाने चाहिए ताकि उन्हें समस्या की वास्तविक जानकारी मिल सके। चौथा प्रकार होता है विचार विमर्श मुद्दों से जुड़े हों। इसका तात्पर्य यह है कि समितियों को महत्वपूर्ण विषयों पर कार्रवाई करनी चाहिए तथा विभिन्न मंत्रालयों के संबंधित मंत्रियों तथा नौकरशाहों को बुलाना चाहिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो। इसके साथ ही चुने गए प्रतिनिधियों का दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप समाप्त किया जाना चाहिए। उन्हें कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नतियों, सतर्कता मामलों आदि के संबंध में पत्र आदि स्वयं नहीं लिखने चाहिए। तो पहला प्रकार हुआ लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। दूसरा प्रकार है लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी टू ऑडिट। जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा एक अति प्रभावशाली माध्यम है। बहुधा लेखा परीक्षा ने ही बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है तथा शासन व्यवस्था के अन्य अंगों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। निम्नलिखित उपायों द्वारा इसे और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। प्रथम है लक्ष्य अभिमुखी। लेखा परीक्षा संगठन को पुनः लक्ष्याभिमुख होना चाहिए ताकि वह कार्यक्रमों और कार्यवाहियों के उद्देश्यों को और अधिक ध्यान में रखकर कार्य करे तथा यह भी देखे कि क्या उन उद्देश्यों को तत्परता से प्राप्त किया गया है और इस और अनावश्यक ध्यान न दिया जाए कि किस नियम अथवा किस प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया है। दूसरी बात है त्रुटियों शक्तियों के दुरुपयोग पर नजर। लेखा परीक्षा के दौरान सुव्यवस्थित त्रुटियों, विवेकाधिकारों के अनुचित प्रयोग के क्षेत्रों, स्वेच्छाचारी शक्तियों के खुल्लम खुल्ला प्रयोग आदि पर नजर रखी जानी चाहिए तथा सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें तत्काल ध्यान में लाना चाहिए। तीसरा प्रकार होता है व्यक्तिगत भूलों पर नजर। व्यक्तिगत स्तर की बड़ी भूलों के मामलों में लेखा परीक्षा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चूक करता अधिकारी अनिवार्य तौर पर लोक लेखा समिति के सामने प्रस्तुत हो। चौथा प्रकार होता है टिप्पणी पर ध्यान। सरकारी विभागों को लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी पर भी बारीकी से ध्यान देना होगा। इस प्रकार लेखा परीक्षा के प्रति 4 मुख्य जवाबदेही तय की जा सकती है। तीसरा प्रकार होता है सतर्कता के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी टू विजिलेंस। इस समय सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। आम धारणा यह है कि
सरकार में हथेली गर्म किए बिना कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जो किसी भी समाज को पूर्णतः नष्ट कर सकता है, भले ही वह कितना भी आधुनिक तथा प्रगतिशील क्यों न हो। सतर्कता संबंधी कार्यों के लिए एक पूरा तंत्र विद्यमान है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त है। ये संवैधानिक अधिकारी होता है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बल्कि वह फल फूल रहा है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, को तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके पीछे उच्चतर न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर रोकना होगा। इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव है भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कानून। जैसा कि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचारी नौकरशाहों में भ्रष्टाचार का मूल स्रोत है, इसलिए राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें भ्रष्ट चुनावी प्रक्रिया का उन्मूलन हो सके। एक ऐसी राष्ट्रीय चुनाव निधि की स्थापना की जाए जो राजनीतिक दलों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। तीसरा है शीघ्र लोकपाल विधेयक पारित किया जाए, जिसमें शीर्ष पदों पर कार्यरत राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों दोनों को उसके दायरे में लाया जा सके। दूसरी बात इसमें आती है, प्रमुख बात आती है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को और अधिकार दिए जाने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा पूर्णकालिक जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग अधिकारियों को उस अधिकारी की जिसकी वे रिपोर्ट लिख रहे हैं सत्यनिष्ठा के संबंध में अपने विचार प्रकट करने की अनुमति होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों पर उनके द्वारा गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति की जब्ती के लिए तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इन प्रयासों के द्वारा सतर्कता के प्रति भी नौकरशाहों को तथा लोगों के प्रति भी उत्तरदायी किया जा सकता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।